कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी 1.25 लाख का होता है। उत्तर प्रदेश में मायावती की जमीन क्या अब खिसक रही है? क्या अब वे उत्तर प्रदेश की राजनीति से अप्रासंगिक हो चली हैं? और अगर ये बात सही है, जिस तरह के बहुत सारे पत्रकारों को मैं देख रहा हूँ और ख़ास करके जो समाजवादी धड़े के लोग हैं, वे मायावती पर प्रहार करते हुए कह रहे हैं कि मायावती अब चुक गई हैं, उनकी राजनीति अब बची नहीं है। यहाँ तक कह दिया जाता है कि वो बीजेपी की बी टीम हो गई, उनके साथ समझौता कर लिया है। लेकिन मायावती की राजनीति को करीब से देखने वाले लोग, करीब से जानने वाले लोग कभी इस बात पर भरोसा कर सकते हैं क्या? एक सवाल और उठ रहा है कि मायावती चुनाव अकेले लड़ेंगी या वे इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी। जैसा कि कल उन्होंने अपने तमाम प्रभारियों और जो वरिष्ठ पदाधिकारी हैं उनको बुलाकर के मीटिंग की। उन्होंने संदेश दिया कि वे कार्यकर्ताओं को सक्रिय करें और गांव-गांव जाकर के लोगों से मिलें, लोगों को जोड़ें, बीएसपी को मजबूत करें। जो समाजवादी पार्टी के धड़े के जो चापलूस हैं वो ये कह रहे हैं कि मायावती बीजेपी का फायदा कराने जा रही हैं, बीजेपी के साथ मिल गई हैं। क्या बीजेपी मायावती पर कभी शिकंजा कस सकती है? क्या वो मायावती की ताकत को नहीं जानती है? हाँ, ये जरूर है कि ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स मायावती के भाई पर प्रभाव डाल सकती है, गिरफ्तार कर सकती है, उनकी संपत्ति को सीज कर सकती है, लेकिन मायावती को छू लेने की हिम्मत नरेंद्र मोदी में भी नहीं है। और इसीलिए मैं कई बार जज्बाती होकर के इस बात को कहता हूं कि अगर इस सरकार में दम हो तो वो मायावती को हाथ लगा करके दिखाए। वो नहीं करेगी। मायावती इस ताकत को जानती हैं कि नहीं जानती हैं, मैं ये नहीं कह सकता, लेकिन पूरे भारत का जो दलित वंचित समाज है वो मायावती के प्रति भले ही आज नाराज और निराश क्यों ना हो, लेकिन उनको कभी गर्दिश में नहीं देख सकता। और खास करके उसका अपमान अगर कोई करता है, उनके साथ नाइंसाफी अगर कोई करता है, तो फिर ये पूरा समाज उनके समर्थन में खड़ा हो सकता है। ये वो जज्बात हैं, ये वो भावुकता है मायावती के अपने राजनीति की वजह से और कांशीराम के अपने मूवमेंट की वजह से भी। कल उन्होंने भारतीय जनता पार्टी पर जमकर प्रहार किया। उन्होंने कहा कि ये भारतीय जनता पार्टी संकीर्ण जातिवादी पार्टी है, वो सांप्रदायिक पार्टी है, वो विद्वेष पैदा करती है। ये भी उन्होंने ट्वीट करके बोला। जो लोग ये कहते हैं कि मायावती तो बीजेपी पर हमलावर नहीं होती हैं, ये जरूर होता है कि वो कांग्रेस पर भी उतनी ही हमलावर होती हैं। अगर कोई घटना राजस्थान में हो या किसी और कांग्रेस शासित राज्य में हो, लेकिन वे बीजेपी की हमदर्द हो गई हैं या बीजेपी से डर गई हैं, ये तो नहीं कहा जा सकता। हाँ, मायावती की अपनी एक पॉलिटिक्स है, वे निष्क्रिय हुई हैं, इस वजह से लोगों में निराशा भी है। लेकिन मायावती पर हमला करना ये जोखिम का काम है, और वो हमला सिर्फ मायावती पर नहीं होता है, उस पूरे समाज पर होता है। ये गलती अगर समाजवादी खेमे के चापलूस मंडली करती है तो उनको खामियाजा भुगतना पड़ सकता है। ये मायावती की अपनी, उनके अपने राजनीतिक संघर्ष की और मान्यवर कांशीराम के अपने पूरे उस संगठन और जो उसके भीतर जो उन्होंने जज्बात पैदा किए, जो इतिहास और जो अस्मिता पैदा की, दलितों, पिछड़ों, अल्पसंख्यकों के भीतर जो उन्होंने चेतना पैदा की थी, ये उसका परिणाम है, ये उसका नतीजा है। अब सवाल ये है कि क्या मायावती
अकेले चुनाव लड़ेंगी। मुझे लगता है कि ये अभी की पेशबंदी है, बार्गेनिंग करने की एक कोशिश है। वो इस बात को जरूर समझती होंगी कि अगर वो अकेले चुनाव लड़ती हैं तो वो कुछ भी हासिल नहीं करेंगी, कुछ ऐसा तो वो कतई हासिल नहीं करेंगी कि जिससे वो पावर में, वो सत्ता में साझीदार हों, सत्ता में उनकी कोई हैसियत हो। ऐसी तो कोई वो स्थिति में नहीं पहुंचेंगी। और मायावती को मैं कभी इस तरह से नहीं आंकता कि वो पॉलिटिकली उतनी शार्प नहीं है जिस तरह के और लीडर दिखाई पड़ते हैं। मायावती भले ही खामोश हों, मायावती भले ही साइलेंट मोड पर हों, निष्क्रिय हों, लेकिन उनकी रणनीति को कोई चैलेंज नहीं कर सकता। हाँ, ये ज़रूर है कि वो बहुत कुछ निर्णायक चीज़ों को देखती हैं कि किसे प्रदेश में या देश में पराजित करते हुए वो देखना चाहती हैं, तो फिर वो इस तरह के कदम उठाती हैं कि उससे किसी तीसरे को फायदा हो सकता है। लेकिन वो ये जानबूझ करके या किसी दबाव में करती हैं, ये स्वीकार्य नहीं है। वो एक रणनीति के तहत वो काम करते हैं। मसलन पिछले विधानसभा चुनाव में जो हुआ, जब उनको लगा कि समाजवादी पार्टी को खुद गोदी मीडिया ने इतना उठाया है और चुनाव 1-1 हो गया है, मायावती को ये लगा कि अगर वो चुनाव लड़ती हैं तो इसका फायदा समाजवादी पार्टी को होगा। और बीएसपी के लिए आज भी दुश्मन नंबर 1 समाजवादी पार्टी है। तो इसलिए उन्होंने खामोशी ओढ़ ली, वो निष्क्रिय हो गई और परिणाम वही हुआ जो मायावती ने सोचा था कि समाजवादी पार्टी उन नतीजों पर नहीं पहुंच सकी जो वो ख्वाब देख रही थी। और उस ख्वाब के चक्कर में जो अति आत्मविश्वास था, उसने तो न जाने क्या क्या भाषा बुलवाई उनके नेता से, और उनके खास करके जो चापलूस मंडली है वो तो अपना कैबिनेट भी बनाने लगी थी। तो एक बेहतरीन रणनीतिकार के रूप में मैं आज भी मायावती की सराहना करता हूं। दूसरा, एक और घटनाक्रम हुआ इसी बीच में 2 दिन पहले, जब वो ये कह रही है कि हम अकेले चुनाव लड़ेंगे, और मैं इसको इस तरह से डिकोड कर रहा हूं कि वो एक बार्गेनिंग की कोशिश है। क्योंकि 2 दिन पहले ही दानिश अली, जो उनके मेंबर ऑफ पार्लियामेंट हैं, वो पटना गए हुए थे नीतीश कुमार से मिलने। ये पूछा जाना चाहिए कि दानिश अली क्यों गए थे। जवाब तो यही मिलता है कि वो एक अनौपचारिक किस्म की बैठक थी और ऐसे ही वो उनका हालचाल लेने के लिए गए थे। लेकिन दानिश अली जो बीएसपी के सांसद हैं, उनका जाना, नीतीश कुमार से मिलना, ये किसी बात का संकेत है कि कुछ पक रहा है। और ये जो पक रहा है वो इशारा कर रहा है इंडिया अलायंस की तरफ। 31 अगस्त और 1 सितंबर को मुंबई में बैठक होने जा रही है। उसकी जो जिम्मेदारी दी गई है वो उद्धव ठाकरे और शरद पवार की पार्टी पर है, यानी मेजबानी उनके पास है। 26 जो राजनीतिक दल हैं इंडिया अलायंस के साथ, वो सारे पहुंचेंगे। अरविंद केजरीवाल भी पहुंच रहे हैं, जो बीच में थोड़ा बहुत दाएं बाएं होते हैं। कुछ लोग ये सोच रहे होंगे कि मायावती अगर उसमें नहीं जाती हैं तो वो इंडिया अलायंस के साथ नहीं है। लेकिन जो दिखता है पॉलिटिक्स में वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। ये भी खबरें आ रही थी कि उन्हें मजबूर किया जा रहा है अमित शाह के द्वारा कि वो ओवैसी के साथ जाकर के गठबंधन कर लें और इस तरह से चुनाव लड़ें। लेकिन क्या मायावती को मजबूर किया जा सकता है? ये अमित शाह और नरेंद्र मोदी में क्या ताकत है कि वो मायावती को मजबूर कर देंगे? मायावती अगर किसी के सामने मजबूर हो सकती हैं तो वो खुद अपने सामने, अपनी रणनीति के सामने, अपनी रणनीति के तहत वो ये काम कर सकते हैं। लेकिन अभी वो इंतजार करेंगी। एक तो ये जो 5 राज्यों के चुनाव होने वाले हैं कि उसमें कांग्रेस पार्टी की परफॉर्मेंस क्या होती है, और फिर चुनावी आचार संहिता का भी वो इंतजार करेंगे। उसके बाद वो
डिसाइडिव मोड में आएंगी, निर्णायक मोड में आएंगी कि उन्हें क्या करना है, किधर जाना है। अगर वो अलायंस के साथ जाएंगी तो ऑब्वियस है कि वो इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी, वो बीजेपी के साथ नहीं जा सकती हैं। और ये सिर्फ आइडियोलॉजी का मसला नहीं है, इसके एवज में लोग उदाहरण दे सकते हैं कि 2003 में वो गोधरा दंगों के बाद नरेंद्र मोदी के साथ मंच साझा कर रही थी। वो तब की रणनीति थी मायावती की, उस समय वो भारतीय जनता पार्टी के समर्थन से सरकार चला रही थी। बीजेपी का उन्होंने समर्थन लिया, लेकिन कभी बीजेपी की वो इस्तेमाल हो गई हूं ऐसा मुझे नहीं लगता। मायावती को कोई इस्तेमाल नहीं कर सकता। जो उनकी अपनी पर्सनालिटी है, जो उनकी अपनी दमखम है, हाँ विचारधारा से लगता है कि कई बार उन्होंने समझौते किए हैं, लेकिन उसका अलग एक परिप्रेक्ष्य है, कभी उस पर आगे बात करूंगा। तो दानिश अली का नीतीश कुमार के पास जाना, और पिछले कुछ दिनों के अगर मायावती के ट्वीट देखें तो एक ट्वीट में उन्होंने लिखा था कि हम मजबूत नहीं बल्कि मजबूर सरकार के साथ जाएंगे। और जो मजबूत सरकार है या जो सरकारें रही हैं वे लोकतांत्रिक व्यवस्था से तानाशाही की तरफ बढ़ी हैं, और उसमें दलितों, पिछड़ों, आदिवासियों यानी जो वंचित तबका है, जो गरीब तबका है, उसके साथ अन्याय हुआ है। और खास करके नीतिगत जो मामले थे वो तो कतई उसके साथ नहीं हुए, भले ही वो 5 किलो राशन मिल रहा हो, लेकिन नीतियां उनके फेवर में नहीं बनी हैं। नीतियां कारपोरेट के फेवर में बनी हैं, या वो नीतियां अपर कास्ट के फेवर में बनी हैं। इस समय अगर आप देखें तो वंचित तबके के समर्थन में नीतियां नहीं बनी हैं, और नीतियां इसलिए नहीं बनी हैं क्योंकि जो नीयत है वो उसके पक्ष में है ही नहीं। तो जो मायावती ने ये कहा कि वो एक मजबूर सरकार के साथ जाना पसंद करेंगे, ये संकेत है कि वो जाएंगी, अलायंस के साथ जाएंगी और इंडिया अलायंस के साथ जाएंगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि मायावती पर प्रहार करना और ये कहना कि वो बीजेपी के साथ जा रही हैं, डर गई हैं, ये कहना खतरनाक होगा। मायावती इस तरह से डरने वाली नहीं है, और मायावती पर प्रहार करने का मतलब है उस पूरे समाज पर प्रहार करना। और इसीलिए मैं कह रहा हूं कि वो मुश्किल में डालेगा, वो इस गठबंधन के लिए भी प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। शुक्रिया। भारत दैनिक दर्शन देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। भारत दैनिक दर्शन की प्रस्तुति आपको कैसी लग रही है? अगर अच्छी लग रही हो तो कमेंट जरूर दें। अगर फेसबुक पेज पर देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को फॉलो करें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर यूट्यूब पे देख रहे हैं तो इसको भी लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें।